बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने के 27 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पानी हमारी 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे पास तुर्किया और आज़रबाईजान जैसे दोस्त ममालिक मौजूद हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, यौम तकबीर के मौके पर आज सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने एक कौम को मुबारकबाद दी है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो धमकी है उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। देखें, एक तो यौम तकबीर जी मुबारक हो, और ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को बल्कि तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत है आज भी। और आप ज़रा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना होता तो आज इस महीने के शुरू में जो जहरीत हुई है भारत की जानिब से, ये उससे बहुत पहले पाकिस्तान के बारे में जो इरादे थे दुनिया के, भारत के, इसराइल के, बाकी लोग ममालिक के, तो वो कब तक जो है वो पाकिस्तान सरवाइव कर पाता और कहाँ तक वो आगे जाते। एक कोशिश हुई थी, ये बहुत दफ़ा डिस्कस हम कर चुके कि इसराइल जो है उसको उसने इंडिया की सरजमीन से पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की थी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। ये काफ़ी तफसीलन हम ये बात कर चुके हैं पहले भी प्रोग्राम्स में। लेकिन इसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब का दौर और अब्दुल कदीर ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसके साथ बेशुमार जो हमारे साइंसदान और अफवाज पाकिस्तान के लोग, सियासी क़यादतें, और सियासी क़यादतें जो हैं ये भुट्टो साहब के दौर से शुरू करते हैं। भुट्टो साहब के दौर में वो पाकिस्तान आए, फिर ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब का दौर जो है जिसमें वो सदर, वो देखते रहे इसको, ज़िया-उल हक साहब के दौर में और आगे बढ़ा। मतलब माशाल्लाह हो या कोई सिविलियन हुकूमत हो, वो तमाम के तमाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बहुत अहम किरदार, ये मिसाइल प्रोग्राम की जो पूरी टेक्नोलॉजी उसमें उनका एक रोल, तो ये बहुत आगे सब अपना अपना काम करते रहे। और जो कहते हैं ना कि खामोश, वो लोग जो खामोश, यानी बहुत से साइंसदान, कदीर ख़ान साहब का नाम सामने आया, सबर मुबारक साहब का नाम सामने आया, लेकिन यह है कि बेशुमार इसमें साइंसदान भी और उसके अलावा पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मैं ऐसी शख्सियात को जानता हूँ, कारोबारी शख्सियात को, या आम लोगों ने इसमें जो रोल अदा किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जिनका नाम जो है वो कभी मंसर आम पे नहीं आया। लेकिन आप ये समझें कि इसमें बहुत से खामोश, बहुत बड़ी तादाद में खामोश, क्योंकि ये कोई आसान नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करे। और भारत का जब ये हुआ तो मैं उस ज़माने में आयरलैंड में था, तो एक मतलब इल्म नहीं था मुझे कि इतना ज़्यादा कोई कि ये पाकिस्तान जवाब देगा। तो जब ख़बर आई है वहाँ पे, आप यकीन करें पूरी दुनिया में, मतलब एक पाकिस्तानी के तौर पे आप एक पहले तो कहते हैं ये वाकई, और फिर उसके बाद इस कदर खुशी, इस कदर लोगों में खुशी, और उसमें जो है वो फिर उसको फिर आगे पाकिस्तान अपने प्रोग्राम को बढ़ाता गया। और ना सिर्फ ये कि न्यूक्लियर जगहों पे, बल्कि अब जो इस वक्त हुआ है मई में ही, ये आप समझ लें कि मई का महीना याद रहेगा पाकिस्तान में हमेशा तारीख़ में। मई में ही दूसरी जो भारत को, उनके अफवाज को, जो मोदी सरकार एक जोम में थे, उनको जो धूल चटाई है, तो ये मेरा ख़्याल है मई का महीना पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत याद रहेगा। मेरी सालगिरह भी इसी महीने होती है, तो उस हवाले से भी ये महीना जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, तो ये आप देखिए ना कि न्यूक्लियर, साइबर,
उसके बाद यानी न्यूक्लियर, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, कॉग्निटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन का वॉरफेयर, यानी आप तमाम जो है वो उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत आगे, ठीक है। और बहुत कम लोगों को पता है पाकिस्तान स्पेस में भी है, स्पेस वॉरफेयर में कई सालों से पाकिस्तान इसमें काम कर रहा है, लेकिन हम उतना शोर नहीं बजाते जितना पड़ोस में जो अल्लाह गुल्ला सारा वक्त चलता रहता है, तो उसके उतना शोर नहीं होता। लेकिन ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, बड़ा अल्लाह पाक का करम के पाकिस्तान जो है वो मई के महीने में ही न्यूक्लियर भी बना और मई के महीने में ही वो उसने एक और फतह भी हासिल किया था। और आज जो है ये जो आज़रबाईजान में हुआ है, हमने इसे कल भी जिक्र किया था, तो वो आज़रबाईजान में अच्छा अब ये जो है ना, एक तो वैसे दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका, कौमी दिन और वहाँ पे जाना, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज दिया है। लेकिन ये नहीं हो रहा कि हम टीवी चैनलों पे बैठ के और शोर उछल कूद हो रही है और ये कर दिया और फलां कर दिया, तमाम दुनिया को मैसेज गया है। एक मैसेज तो ये गया है कि आज़रबाईजान और तुर्किया जो है वो पाकिस्तान के साथ, आज़रबाईजान जब आज़ादी हासिल की तो तुर्किया के बाद दूसरा मुल्क पाकिस्तान था जिसने आज़रबाईजान को तस्लीम किया, और इसीलिए आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया, जो कई दफ़ा बात कर चुके हैं। यानी इसराइल और आर्मीनिया दो मुल्क हैं गालिब में जो पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, तीसरा ताइवान शाइवान होगा। तो बाकी जो है वो आप ये देखें कि और भारत आर्मीनिया के साथ था। अच्छा, अब आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग के दरमियान भी पाकिस्तान वहाँ पे, जो मैं हमेशा जिक्र करता रहा हूँ, 2020 में पाकिस्तान की फौज मौजूद थी और आर्मीनिया को शिकस्त हुई। आज़रबाईजान, हमारी दुआ है इनके आपस में मामला बेहतर हो जाएं, और चल रहे हैं मुख्तलिफ डायलॉग्स वगैरह हो रहे हैं आज़रबाईजान के लिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान ने आज दुनिया के सामने ये जो इजलास हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब और आज़रबाईजान के जो सदर हैं अलीयव और साथ उसके तैयब एर्दोगन तुर्किया के, तो उसमें दुनिया के सामने अब ये देखें, बात ही होती है कि वही मैंने बात की, नहीं टीवी चैनल्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है दुनिया के सामने। उन्होंने ये बात की कि राफेल तैयारे गिरे हैं और साथ बाकी तैयारों का भी जिक्र किया उन्होंने। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं, और तुर्की ये ध्यान में रखें कि तुर्की नेटो का हिस्सा है, उनके सामने बात हो रही है, और उन्होंने कहा कि ये जहाज़ गिरे हैं, हमने गिराए, और साथ ही कश्मीर का इशू भी उठा और साथ ही जो है वो गज़ा का इशू भी उठा। ये पाकिस्तान के मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। एक तो वो है ना स्ट्रेटजिक पार्टनर जो दौड़ जाते हैं किसी मसले के वक्त, जैसे मोदी जी के साथ हुआ है, उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर ही दौड़ गया। लेकिन अजीबोगरीब मामला उनके साथ हुआ है, उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर ही दौड़ गया। अब पता नहीं कौन बनेगा। हम ऑफ़र कर दें वैसे स्ट्रेटजिक पार्टनर की कि हम हमारे उसमें आ जाए, क्योंकि मैं उसकी वजह बताता हूँ। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा है कि ये 175 बिलियन डॉलर्स का है भाई, ये जो हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, 175 बिलियन डॉलर का। तो अगर ये डोम जो है ये कनाडा को भी मुफ्त, कनाडा का भी उसने दिफा करना है मुफ्त। वैसे कनाडा को अगर इसका हम कनाडा को भी सिक्योर करें, अमेरिका अपने गोल्डन डोम का जो दायरा है वो कनाडा फैला दे, तो कनाडा के 61 बिलियन डॉलर लगेंगे, 61 बिलियन डॉलर। तो हम कनाडा को फ्री दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि वो हमारी 51वीं रियासत बन जाए। अच्छा, ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात ये हुई कि वहाँ शाह चार्ल्स मौजूद हैं कनाडा में। कनाडा जाहिर है कि भी वो कॉमन एक तरह से उनकी एक सिस्टम है वहाँ पे। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि, तो मेरा ख्याल है हमारी जो पाकिस्तान की क़यादत है, पाकिस्तान के जो कायदीन हैं, आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हैं वो, और एक APC बुलवा के सियासी क़यादत बैठे, और भारत को अगर हम अपना दिफा फ्यूचर में उनकी हो सकता है बांग्लादेश वगैरह से, म्यांमार वगैरह से, बांग्लादेश के खिलाफ तो नहीं कि, लेकिन बाकी म्यांमार वगैरह से उनकी कोई लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान उनको प्रोवाइड कर सकता है डिफेंस, ठीक है।
इधर उधर उनकी चल रही हैं ना मूवमेंट्स बहुत सारी। तो ऐसा कोई सिलसिला हो सकता है। देखिए अगर, और मैं इसको बड़े जेन्युइनली कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऑफर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए मेरा ख्याल है भारत से ये कहना चाहिए कि ये जो है ना, और ये दिखाना चाहिए उनको नंबर 60th 60वीं फॉक्स न्यूज़ कि ये जो है ये और देखें फिर हुआ क्या है। पहले तो 61st दिखाए ना, ट्रंप सेज कि गोल्डन डोम 61st ब्लूमबर्ग, ट्रंप कह रहे हैं कि गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम है, ये कनाडा को 61 बिलियन का पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो 62nd अगर देखें फाइनेंशियल टाइम्स, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कनाडा को कि फ्री गोल्डन डोम मिल जाएगा अगर वो अपनी सॉवरेनिटी छोड़ दें। क्या करना है, अगर मुल्क को बचा ही नहीं पा रहे तो क्या करना है। देखिए ना, वो कनाडा ऑफर किया उन्होंने कनाडा को। और फिर उसके बाद जो है वो फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि ट्रंप क्लेम्स के कनाडा कंसिडरिंग बिकमिंग 51st स्टेट फॉर नो कॉस्ट, मुफ्त में उनको जो है वो मिल रहा है। अगर हमने ऑफर कर दी है तो वो जो है वो 61 बिलियन डॉलर की जगह हमारा हिस्सा बनने को तैयार है। बड़ी एम्बेरसिंग सूरत है कि कनाडा ने कहा है कि हमारा कोई ऐसा, कनाडा वाले, लेकिन हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो कह दिया उन्होंने किसी भी वक्त। और मेरी दुआ है कि ये खबर जो है ये दुरुस्त हो, लेकिन किसी भी वक्त जो है वो ख़बर आ सकती है। वैसे तो कई महीनों से, कई दिनों से इसका इंतज़ार हो रहा है, और वो ये है कि हमास और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट, अमेरिका स्टीव विटकॉफ और हमास की लीडरशिप के दरमियान मुआहदा तय पा गया है जंगबंदी का। और वो जंगबंदी का जो मुआहदा है वो, उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन यह है कि हमास के ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और वाशिंगटन से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि इनिशियली वो तय पा गया स्टीव विटकॉफ के साथ, और जंगबंदी है। अब वो 60 दिन का अनाउंस होता है या 70 दिन का अनाउंस होता है, लेकिन यह है कि जंगबंदी, और इसी दौरान जो है वो यरगमाली 10 जो हैं एक मरहले में, 10 दूसरे मरहले में, और अल्टीमेटली वो ये चला जाएगा एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ पूरा मामला। लेकिन यह है कि उसमें हमास की रिकमेंडेशंस भी होंगी, सैकड़ों कैदी वहाँ से रिहा होंगे, और ये मामला आगे बढ़ गया। उस तरफ मैं जाता हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं कि वहाँ से अभी फर्दर क्या ख़बर आती है। मैं अभी चेक करता हूँ, लेकिन ये कि अभी ये ब्रेकिंग के हवाले से ये न्यूज़ तैयार हो रही हैं आलमी मीडिया में कि ऐसा कोई मुआहदा तय पा गया है। अच्छा, एक जो बड़ी तल्ख मामला है, अब ये नए नक्शे बन रहे हैं ना, एक बड़ा तल्ख मामला है, वो ये है कि मैंने कल भी बात की थी कि सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश हुई है 20 तारीख को, और 20 तारीख को उनको कत्ल करने की कोशिश हुई है। उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। उसकी इंटेलिजेंस किसने दी, क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप के इल्म में था, या ये है कि कोई डीप स्टेट्स के जो रोग एलिमेंट्स हैं उनसे हट के काम कर रहे हैं। क्योंकि मॉस्को को इस बात का इल्म है कि इसमें जो है, इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंटेलिजेंस दी गई है यूक्रेन को, और यूक्रेन, वरना किसी को इल्म नहीं था कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे उस हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं जिसको निशाना बनाया गया। प्रेसिडेंट पुतिन अगर निशाना बन जाते, हिट हो जाते, तो आप सोचें कि ये दुनिया में क्या सूरत हाल डेवलप होती। ये जहन में रखें कि पहली जंग अजीम कैसे शुरू हुई थी। अब जनाब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने एक और सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला है पिछले चंद घंटों में, और वो मैसेज जो है कि वो फिर जो है वो उनका जो मैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा तल्ख है। और वो जो है प्रेसिडेंट पुतिन के हवाले से वो कहते हैं कि व्हाट व्लादिमीर पुतिन डजंट रियलाइज इज दैट इफ़ इट weren't फॉर मी, lots of really bad would have already happened to Russia. अच्छा, आई मीन रियली बैड। अच्छा, ये रियली बैड को फिर कैपिटल से, ही इज़ प्लेइंग विद फायर, वो आग से खेल रहा है। पुतिन जो है, मैं नहीं होता तो बहुत कुछ बुरा हो चुका होता। अच्छा, बहुत कुछ बुरा अब क्या हो चुका होता, ये तो हमें नहीं पता कि बहुत बुरा क्या हो चुका होता, लेकिन उनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका होता। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो दिमित्री मेदवेदेव सामने आए हैं दोबारा, और दिमित्री मेदवेदेव ने जो बयान दिया है इसके ऊपर, उन्होंने कहा है कि बुरा जो है वो सिर्फ एक ही होता, सिर्फ एक ही चीज़ बुरी होती
और एक ही चीज़ बुरी हो सकती है, और वो बुरी चीज़ ये हो सकती है कि तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जाए। दूसरी जंग अज़ीम और पहली जंग अज़ीम जिस तरह छिड़ी थी वो हमें पता है, लेकिन ये है कि तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जाए, यही जो है ये मतलब इसी के इम्कानात हैं कि तीसरी जंग अज़ीम जो है, दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा सख्त इसके ऊपर रिएक्ट किया। ये ज़हन में रखें, ये सिर्फ 2 घंटे के बाद उनका आया, ये उन्होंने एक्स पे डाला कि प्लेइंग विद फायर रियली बैड थिंग, आई ओनली नो रियली बैड थिंग्स कि वर्ल्ड वॉर 3, आई होप ट्रम्प अंडरस्टैंड्स दिस। ठीक है, तो ये उनका आया। अच्छा, अब उसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने ये एक्स पे डाल दिया 2 घंटे के बाद। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस कदर शदीद तलखी बढ़ गई इसमें, और इसके मतलब इस तलखी को ये तलखी बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत पे चली गई। और इसी दौरान जो है वो जो जर्मन जो चांसलर, नए चांसलर वहाँ पे आए हैं जर्मनी के, मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने ये कहा कि हम लॉन्ग रेंज जो उनके मिज़ाइल हैं, तौरस मिज़ाइल्स उनके, वो हम यूक्रेन को देने जा रहे हैं। अच्छा, ये हैं 300 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया, यानी यूक्रेन को वो मिसाइल देने जा रहे हैं जो कि रशिया के अंदर, बहुत अंदर, मॉस्को समेत। अगर हम ये देखें ना कि कहाँ तक मिसाइल की रेंज है, तो अभी तक ये अगर हम इसको देखें, वेस्ट लिफ्ट रेंज रिस्ट्रिक्शंस फॉर यूक्रेन। अच्छा, जर्मन चांसलर अगर हम ये दिखा सकें इस पर, तो जर्मन चांसलर जो हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन हैज़ परमिशन टू यूज़ वेपन सप्लाइड बाय अलाइज। अच्छा, अब रेंज क्या है इसकी, ये अगर हम मैप में दिखा सकें तो रेंज ये है कि उनके पास एक तो अमेरिका के हिमार्स हैं, देखें वो 70 किलोमीटर तक हैं। दूसरे जो हैं वो स्टॉर्म शेडोज़ हैं, जो कि यूके फ्रांस कंबाइन स्टॉर्म शेडो स्काल्प के नाम से, तो ये जो हैं ये 250 तक। फिर उसके बाद 300 तक जो 80 ACMS, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। तौरस जो है सबसे आगे, तौरस जो हैं वो जाते हैं 500। तो इसमें जो है इसमें ये यहाँ पे जो है ये 500 किलोमीटर्स तक ये जाती है, इसकी जो रेंज है। अच्छा, इसकी रेंज का जो मतलब है, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा जो है अगर है कि ये इतना आगे तक अगर जा रहे हैं, तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तौरस मिसाइल्स की। तो ये जर्मन्स ने देने का फैसला किया कि ये जो है ये हम दे रहे हैं यूक्रेन को। अच्छा, यूक्रेन को देने का मकसद ये है कि डीप इनसाइड मॉस्को हम हिट करने की इजाज़त दे रहे हैं। यानी 500 किलोमीटर का मतलब ये है कि मॉस्को के अंदर डीप। पुतिन बड़ी क्लैरिटी रखते हैं इस बात पे कि यहाँ तक अगर मिसाइल्स आते हैं, बल्कि एक वक्त में तो ये था कि बिल्कुल प्रेसिडेंट बाइडन ने भी मना कर दिया था कि ये आगे तक नहीं जाएंगे। इनसे पहले जो ऑल शॉल्स थे उन्होंने भी कहा था कि तौरस मिसाइल्स हैं ये नहीं देने यूक्रेन को, पाबंदी लगी हुई थी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो बड़े क्लियर हैं कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर ले आएंगे, बड़े क्लियर हैं, बड़ी क्लैरिटी है उनके पास कि हम यहाँ न्यूक्लियर ले आएंगे और इसका जवाब हम न्यूक्लियर से देंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन को लोग जो जानते हैं वो बिल्कुल, वो कहीं ये नहीं कि पूरे न्यूक्लियर, लेकिन किसी जो ईस्टर्न फ्लैंक है या कोई नेटो का मुल्क, वहाँ पे एक छोटा मोटा न्यूक्लियर हम दाग देंगे। और इस पर बड़ी क्लैरिटी है प्रेसिडेंट पुतिन की, और उन्होंने न्यूक्लियर मूव करना शुरू भी कर दिए थे ये। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो है ये एक बड़ा संजीदा मामला है कि इसको जो है वो वहाँ तक मतलब यहाँ तक सूरत हाल ख़राब हो जाए कि वो कहें कि जी हम वेपन्स देने जा रहे हैं। और अच्छा, इन वेपन्स को देने का फ़ैसला जो है वो जर्मनी ने किया, और जर्मन चांसलर अभी इलेक्ट हुए हैं, ऑल शोल्स की जगह जो आए हैं, और एक राउंड में रह गए थे, फिर दूसरे राउंड में वो आए, वो हमें सबको पता है, और वो आ गए वहाँ पे जर्मनी ने। फ्रांस और बरतानिया जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये मामला बड़ा ख़तरनाक है कि क्या इसमें
क्या वो रशिया के डीप इनसाइड रशिया वो इजाज़त देंगे? अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के इस जो दूसरा सोशल ट्रूथ पे उनको मैसेज आया, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर हो रही है कि भाई वो प्यूटिन क्यों नहीं बात कर रहे। प्यूटिन के गालिबन नॉलेज में ये बात है कि इन्हीं की तरफ से, इन्हीं के लोगों ने, क्योंकि हॉक्स भी हैं, बहुत से लोग हैं जो हॉक्स हैं। आप देखें ना, स्टीव विटकॉफ गए थे, मार्को रूबियो की कुछ और पॉलिसी है, कीथ के लोग हैं जो यूक्रेन के नुमाइंदे हैं, उनकी रशिया के बारे में कुछ और पॉलिसी है। ये जो पुराने बाबूज़ हैं और जो पुरानी एलीट बैठी है यूरोप में, कोल्ड वॉर, पिछली कोल्ड वॉर दौर की, इनका दिल नहीं है चाइना की तरफ जाने को। इनका दिल ये है कि रशिया में, मिडिल ईस्ट में इधर ही फंसे रहो, क्योंकि इनको पता, इनका, मैंने कहा ना कि ये अरब खरबपति लोग हैं, इनको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है लाओस में और कंबोडिया में और इन जगहों पे। इनका दिल है कि इधर ही अच्छे अच्छे जो है ना, फ्रांस में, स्पेन में, इधर ही बैठ के जो है ना एक रशिया के साथ लड़ते रहो, और यूक्रेन और इधर और उधर और मिडिल ईस्ट में आते रहो और यहीं फंसे रहो। और जो असल इनका टाकरा होना है चाइना से, तो उससे दूर दूर रहो। वहाँ क्या आसियान में जाना है? और आसियान मुल्कों में आप देखें कि चाइना पहुंचा हुआ है, वहाँ पे जीसीसी का इजलास हो रहा है और वहाँ पे बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, तो अब लेकिन ये हुआ कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो बहुत अरसे से ये तौरस मिज़ाइल मांग रहे थे, तो वो आज बर्लिन पहुँचे और उनकी जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई। जर्मन चांसलर से उनकी मुलाकात हुई है, तो उसके बाद जो है वो जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि 5 बिलियन यूरोस की उनके साथ डील हो गई है। लेकिन डील में ये नहीं है कि उनको तौरस मिसाइल दिए जाएंगे, बल्कि डील ये है कि दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पे आगे फ्यूचर में जो है वो तैयार करेंगे, क्योंकि जर्मन चांसलर को भी बड़ी शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है अपने ही मुल्क के अंदर। एक तो उनके डिफेंस मिनिस्टर खड़े हो गए, फिर उनके फाइनेंस मिनिस्टर खड़े हो गए, जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि ये आप क्या, ये कैसे पॉसिबल है कि आप रशिया के साथ करके और दूसरी जंग छेड़ रहे हैं। और प्लस ये ध्यान में रखें कि वो वहाँ पे AFD वगैरह नहीं, और उससे हट के, AFD तो पहले ही प्रो मॉस्को और एंटी यूक्रेन, वो तो पहले ही राइट विंग वहाँ पे उठा हुआ है, लेकिन उससे हट के बाकी जो शदीद मुज़ाहमत हुई कि ये तो पूरे यूरोप के अंदर एक और पूरी दुनिया के अंदर एक मामला जो है ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप गुस्से में क्यों आए, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर ज़ेलेंस्की ने दरमियान में बर्लिन पहुँचे तो उन्होंने ये बात की कि मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग करूँ, अभी भी वक्त है, मैं ट्रंप और उसमें ट्रंप भी आ जाएँ और पुतिन भी आ जाएँ और मैं भी बैठूँ और तीनों बैठ के। तो क्लेमलिन की तरफ से फारिग हो गई वो बात। उन्होंने बात रखी जेनीवा के अंदर, इस्तांबुल नहीं जेनीवा में होनी चाहिए। पहले वेटिकन का नाम रखा था, वो भी उन्होंने कहा कि वेटिकन में कैसे हो सकते हैं, जो ये ऑर्थोडॉक्स जो है कैथोलिक कैसे मेज़बानी करेंगे। फिर स्विट्ज़रलैंड का नाम आया तो क्रेमलिन ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड अब न्यूट्रल नहीं रहा। तो अब यह है कि जो टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज तक करीब में नहीं थे आज़रबाईजान में, क्योंकि वो मॉस्को से अब यूक्रेन पहुंच गए हैं, कीव पहुंच गए हैं, और वहाँ पर वो ज़ेलेंस्की से बात करके दोबारा कोशिश करेंगे कि इस्तांबुल के अंदर जो मामला हुआ है, टर्की का एक डायलॉग हो चुका है ना, यूक्रेन और रशिया के दरमियान डायरेक्ट टॉक हो चुकी है, तो वो उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ये बिल्कुल दुनिया एक ख़तरनाक रुख पे पहुंची हुई है यूरोप के अंदर। ये मामला जो है इसको प्रेसिडेंट पुतिन, और देखिए कोई मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन पहले इनकी दोनों की बात हुई थी, प्रेसिडेंट पुतिन की और ट्रंप की, और बात बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद जो है वो मामला तेज़ी के साथ बिगड़े हैं, और उसके वो बिगड़े उस वक्त हैं जब शदीद जो है वो गोलाबारी, इन्होंने मिसाइल दागे हैं यूक्रेन पे, और इसलिए दागे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन को कत्ल करने की कोशिश हुई है। और उसके साथ ही फिर जो दिमित्री मेदवेदेव हैं उन्होंने वो नक्शा जारी किया कि पूरा का पूरा जो यूक्रेन है वो बफर जोन बनेगा। और फिर साथ ही जो है वो ये बात हुई कि जब ट्रंप ने ये बयान दिया सोशल ट्रूथ पे, तो साथ ही दिमित्री मेदवेदेव जो साबिक सदर भी हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि बुरा सिर्फ ये होगा कि तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी। तो उन्होंने ट्रंप को ये जवाब दिया। तो तलखियाँ एक अरूज पे हैं। अच्छा, अब इसमें तौरस मिसाइल अगर दे देते हैं आप, और अच्छा पुतिन को अगर हिट करते, तो मैं आपको ये बात बताऊं, इनकी बड़ी गलत फहमी है। जिस किसी का भी आइडिया था वेस्ट में कि पुतिन को हिट करने से ये जंग ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाएगा, वहाँ पर पुतिन से ज़्यादा सख्त गिर लोग बैठे हुए हैं। आप मेदवेदेव को भी छोड़ दें, मेदवेदेव भी लिबरल, उनके बारे में एक इम्प्रेशन रहा एक ज़माने में बहुत, जब ये सोवियत यूनियन बना था, और ये कि ये शायद ज़रा थोड़े से नरम मिजाज के। दिमित्री मेदवेदेव उससे ज़्यादा सख्त मिजाज के, और बाकी जो लोग हैं जो डेलीगेशन का भी हिस्सा थे वो और सख्त मिजाज के हैं।
तो वो एक इतनी सख्ती, अगर प्रेसिडेंट पुतिन को जो हिट करने की कोशिश हुई है, ज़ाहिर है रशिया इसके ऊपर एक अपनी खामोशी इख्तियार करके उन्होंने वो आएंगे किसी ना किसी मौक़िफ़ के साथ, लेकिन ये है कि इतना तो उनकी तरफ से कह दिया गया ना कि यूक्रेन ने हिट करने की कोशिश की है। उस वक्त जब पीस टॉक्स हो रही थी प्रेसिडेंट पुतिन को, ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया था और उसके बाद उनकी तरफ से बात। तो अब यह है कि वो एक बड़ी जंगे, यानी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 का नाम लिया दिमित्री मेदवेदेव ने, कि बुरा क्या होना था। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कह रहे हैं कि बुरा क्या होना था, तीसरी जंग अजीम छिड़नी थी, ये बुरा होना था बस, अगर पुतिन को कुछ होता। तो अब यह है कि वहाँ एक बहुत शदीद कशीदगी है जिसमें स्टीव विटकॉफ की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है, कमी वहाँ पे। और ये थोड़ा सा जर्मन चांसलर ने भी पहले बात की, लेकिन फिर जर्मन चांसलर भी थोड़ा सा पीछे हटे। उन्होंने कहा 5 बिलियन यूरोज़ हम अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो मैंने स्टेटमेंट देखी ये नहीं है उसमें कि हम 5 बिलियन डॉलर जो यूरोज़ हैं उसके हम टॉरस मिसाइल दे रहे हैं, बल्कि उसमें यह है कि हम उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, मिलिट्री एड दे रहे हैं, और मुश्तरका असला हम यूक्रेन के साथ फ्यूचर में बनाएंगे। क्योंकि उनको भी यकीनन जर्मन्स को भी, फ्रेंच और उनको भी सबको एहसास हुआ है कि ये मामला कहीं किसी और तरफ चला गया है। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या हुआ है, कोई रोग एलिमेंट्स हैं, कोई डीप स्टेट की मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी प्रेसिडेंट पुतिन को किसी भी मुल्क की क़यादत, वो कोई यूरोप का मुल्क हो या प्रेसिडेंट ट्रंप हो, वो प्रेसिडेंट पुतिन को असैसिनेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये है जी, वक्फा लें उसके बाद बात करते हैं, लेकिन उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अज़रबैजान के सदर की जानब से पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया गया, पाकिस्तान की मैशत के लिए कितना? ये बहुत, देखें कुछ मुल्कों के साथ जो है ना वो आपके हर तरह के ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक भी है, यानी दिफाई मुआहदे भी साइन हुए हैं, और उसमें आपके जो है वो सकाफ़ती सतह पे भी, सियासी सतह पे भी, और अवामी सतह पे भी। तो ये सारे जो हमारे मामलात हैं। अभी 3 मुल्कों का दौरा है, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में और मुल्कों का दौरा भी होगा। देखें ना, जो ईरान का दौरा है तो वहाँ पे रहबर से मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट से हुई है, फिर आप देखें कि मिलिट्री टू मिलिट्री जो है वो हाईएस्ट लेवल पे, इधर से आसिम मुनीर साहब थे, वो वहाँ से उनके, तो ये जो है ये बड़ा लॉन्ग टर्म इसके असरात होंगे, बड़े लॉन्ग टर्म असरात होंगे। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मज़ीद मुल्कों के साथ मुल्कों का भी दौरा होगा। और देखिए ये फिर बात होती है ना, खुल के बात करते हैं, यानी आज जो बात वहाँ हुई है अज़रबैजान में, वो खुल के हुई है, पूरी दुनिया के सामने हुई है, और वो सारी दुनिया ने बात नोट की है। और जाहिर है कि उनके पास अगर फ्रांस से हमारे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन ये है कि उनके अगर जहाज़ गिरे तो वो सबके सामने ऐलान हुआ है। और ये जो फील्ड मार्शल का जो एजाज़ दिया गया है, तो ये भी तो ऐलान फ़तह ही है ना कि आसिम मुनीर साहब को, तो मतलब दुनिया को के सामने खुल के। अब जो इंडिया में इशू है सबसे बड़ा भारत में, मैं उससे पहले ज़रा बात करता हूँ भारत को डिस्कस करके, और फिर ये जो पूरी एक सिनेरियो पूरा खड़ा हो रहा है उस पर मैं आपसे बात करूँ। लेकिन देखें 2-4 मामला जो है ना वो ऐसे हैं कि वो भारत ने ख़ुद देखें। एक तो उनका मणिपुर का मसला ख़राब है, और मणिपुर के अंदर उनका प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, शायद वहाँ पे मुख्तलिफ MLAs मिले हैं जाके, और फिर वो ये हो रहा है कि 44 MLAs मिले हैं। वो मणिपुर का इशू उनका रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, मणिपुर के अंदर क्या क्राइसिस है वो उन्होंने ख़ुद देखना है। लेकिन ये जो ख़बरें वहाँ से आई हैं ना, मिसाल के तौर पर अज़रबैजान, ये 54 स्लाइड अगर कोट करूँ तो तैयब एर्दोगन कह रहे हैं कि कॉपरेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्री बिटवीन तुर्की, अज़रबैजान एंड पाकिस्तान, 54 स्लाइड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अज़रबैजान से आ रही है कि तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान ट्राइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसमें अब ये डिफेंस के हवाले से भी बात हो रही है। डेली सबा 52nd पाकिस्तान तुर्क अलायंस शो केसेस सॉलिडरिटी इन अज़रबैजान। अच्छा, इससे पहले जो है वो ये यानी 28 तारीख भी वहीं पे सेलिब्रेट हुई और सारे मामला हुए, तो डिफेंस की सतह पर भी। और इसमें जो है वो देखिए फ़ातिहीन, तीनों फ़ातिहीन बैठे हैं ना, यानी पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया,
तुर्किया ने जो है वो देखें हालिया अरसे में ये जो सीरिया के अंदर मामला हुआ है ना, सीरिया में और बाकी जगहों, और तुर्किया का आप इस वक्त देखें कि ये सऊदी अरेबिया, कतर, ये इन तुर्किया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तुर्किया का ये रशिया यूक्रेन के दरमियान मामला, तो उससे पहले गंदम डील, उससे बाद और बहुत कुछ तुर्किया की जो अपनी, और फिर सीरिया के अंदर और पीकेके का डिज़ोल्व होना, और फिर सारे तो तारीख़ी मामला इस वक्त हो रहे हैं। वो जो उनकी गज़ा में उन्होंने बनाई थी अमेरिका और इसराइल ने मिलके, जिसमें अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने जो बनाई थी वो जो तंजीम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, उन्होंने जो एक भोंडा और घटिया मजाक एक किया कि उन्होंने कहा कि जी हमने इमदाद खोल दी है, और वो पूरा जो सहरा है उसमें उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे गज़ा में जो लोग हैं उनको जिस तरह से खड़ा किया, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल जैसे वो जेल के अंदर वो कतारों में वो खड़े हैं, और 3-4 उन्होंने रोज़ बनाई, ऐसे कतारें लगा दी, और उसमें वो खड़े हो जाएं, और हफ्तों से महीनों से वो लोग भूखे हैं, और ख़ाली बर्तन लेके लोगों को कहा कि आप खड़े हो जाएं। और उसमें वहाँ पे भगदड़ मच गई, इन्होंने गोलियां चला दी वहाँ पे और फायरिंग कर दी है वो, क्योंकि लोग इनके काबू में नहीं आए, गोलियां चल गईं। और अगर वो हम एक तस्वीर दिखाएं जिसमें वो ऐसे कतारों में खड़े हुए हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये किस तरह से उन्होंने, दूर से हम देखें तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो कोई जेल है, जेल का मंजर है। तो ये देखें आप, ये किस तरह से ये खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गज़ा के लोगों को, चारों तरफ से बाड़ लगा के लोगों को, उसमें जैसे जानवर होते हैं इस तरह से औरतों को, बच्चों को, और फिर उसके बाद वो ये वो हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इसराइल और CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स, जिन्होंने जो फॉर्मर वहाँ पे गोलियां चला दी और वहाँ पे और शहादतें हो गई। यानी परसों वो वाक़या हुआ है जो बच्ची के सामने उसके घर वाले जले हैं सारे, और कल ये वाक़या हो गया। अब बड़ा शदीद दबाव है, बहुत शदीद दबाव है, और वहाँ पे जो डेविड बार्निया हैं मोसाद के सरबरा, और रॉन डेर्मर जो कि स्ट्रेटजिक अफेयर्स के वज़ीर हैं इसराइल के, इनकी तलबी है वहाँ पे वाशिंगटन में, और वाशिंगटन में इनको बुलाया गया है। और इनको बुला के, रॉन डेर्मर तो मोसाद के सरबरा, ये तो पहले ही इस बात के कायल थे कि ये सीज़ फायर बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो बाइडन दौर से आपको पता है ये शुरू पे इनको हटा दिया था दरमियान में, फिर वो बैन गए। इनको बुला के आज जो है वो इनसे एक फ़ाइनल बात की है स्टीव विटकॉफ ने, और ग़ालिबन इनसे बात ये हुई है कि इनफ इज़ इनफ, और हमास के साथ इनकी कोई बात नहीं हुई। हमास ने अपना तमाम जो मामलात थे हमास की तरफ से पूरे हुए हैं, जितनी शराइत थी, लेकिन चूँकि नेतन्याहू एक बिगड़ा हुआ बच्चा है ना इनका, तो उसको इतनी जल्दी वो डंप भी नहीं कर सकते, उसको मार देंगे लोग। आप उसको मार देंगे, आज भी उसका ट्रायल चल रहा था, उसको ये मार देंगे, इंतहा पसंद मार देंगे या बाकी लोग मार देंगे, तो वो नहीं बचेगा, ये मैं बताऊँ आपको। और ये या ट्रायल में जाएगा बैनुल-अक़वामी अदालत में, अदालत इंसाफ में, या इसके साथ क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन यह है कि वो वहाँ पर जो है इसको बुला के और एक शटअप कॉल दी है। अब ये है कि जो आलमी मीडिया है और ख़ुद इसराइल का मीडिया भी, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर जो है वो एक सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। अच्छा, अब ये सीज़ फायर का जो ऐलान है ये तो पहले भी हुआ है। अच्छा, हुतीज़ जो हैं उन पे फिर अटैक हुआ है दोबारा, लेकिन एक उनका जहाज़ जो था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको उन्होंने उड़ा दिया। लेकिन ये कि ना हुतीज़ काबू में आ रहे हैं और ना बाकी काबू में आ रहे हैं इनके। तो अब जो है वो उनकी तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि जैसे मैं 50th, ठीक है ना, टाइम्स ऑफ इसराइल को मैं कोट करूं तो वही कह रहे हैं कि हमास क्लेम्स इट रीच डील विद विटकॉफ ऑन जनरल फ्रेमवर्क फॉर सीज फायर वेटिंग फाइनल रिस्पॉन्स। अच्छा, फिर TRT अगर मैं कोट करूं 56th, तो हमास डील रीच विद US एनवॉय ऑन गज़ा सीज फायर। और उसके बाद जो है वो बाकी भी जो दुनिया के बड़े जरीदे हैं वो इस वक्त ये ब्रेक कर रहे हैं ख़बर कि एक जो डील है वो हतमी शक्ल ले गई है। ठीक है, काफ़ी जगहों पे आ रहा है, लेकिन इसका जब फाइनल को ऐलान होता है रात तक, शाम तक हो जाए, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी बातें आई हैं सामने, लेकिन वो इस वक्त चूँकि ये दोनों शख्सियात मौजूद हैं और ये बात जो है ये 51st टर्की का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, 51st हमास इज डील रीच विद US एनवॉय विटकॉफ फॉर परमानेंट
गज़ा सीज फायर फ्रेमवर्क ये तय पा गई है और 10 उसमें से रिहा किए जाएंगे और सेवरल जो हैं एग्रीड नंबर्स ऑफ प्रिजनर्स, ये थोड़ी देर पहले ब्रेक हो रही है ख़बर। अच्छा, तो अब इसको टर्की ने भी ब्रेक कर दिया है, इसको अरब ममालिक भी ब्रेक कर रहे हैं, इसराइल का मीडिया भी इसको ब्रेकिंग के तौर पे चला रहा है। लेकिन मैंने वही बात की कि जब तक ये चीज़ इस पे अमल दरामद नहीं हो जाता, और अमल दरामद उसी सूरत में होगा जब ये जो ख़बर है इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वादा किया हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसके ऊपर एक मैसेज सोशल ट्रुथ पे करेंगे कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया है, क्योंकि जब एदन अलेक्जेंडर की रिहाई हुई थी तो ये ज़बान दी थी स्टीव विटकॉफ ने। ये जहन में रखेंगे, यहाँ कोई उतरेगा नहीं, फिर आ नहीं पाएगा। एक दफ़ा गज़ा के अंदर ये जो मज़ालिम हो रहे हैं, अगर ये ज़मानों से फिर गए ना, इसके जो ज़ामिन ममालिक हैं उनके सरबराहान हैं सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, पूरा OIC, अरब लीग, सारे, फिर ये कोई मगरबी मुल्क आगे से नतनयाहू और आगे उसके जो 2-4 वहाँ पे जो ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं हॉक्स, ये वहाँ से हट नहीं सकेंगे। दूसरी जो बात है वो मोदी सरकार आ गई है फेरे में, और मोदी सरकार इसलिए फेरे में आ गई है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 43rd, वो ये कह रहा है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये कह रहा है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया के, अब ये कहानी कैसे चलती है, ट्रंप इंतज़ामिया के लोगों ने तहरीरी तौर पे ये बात जमा करवाई है अदालत, वहाँ कोई किसी कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि अदालत के अंदर कि ट्रंप यूज़ टैरिफ पावर टू ब्रोकर अ सीज फायर बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद अर्लियर दिस मंथ। पाकिस्तान जो अब ये फंस गए, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है जो आज भी शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बात की कि हमें पहले वहाँ से अटैक हुआ, फिर ये कॉल आई कि जी वहाँ से हमें सीज़ फायर का कहा जा रहा है, तो हम करें ना करें, तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने कहा कि हमें तो कोई इशू नहीं है, सीज़ फायर की कॉल वहाँ से आई। अब ये देखें आप ज़रा, ट्रम्प्स यूज़ ऑफ टैरिफ एज पॉलिसी टूल, इसको जो है ओपोनेंट्स की तरफ से अनक्लियर गोल ये सारा हुआ। लेकिन आप नाम पढ़ेंगे ये कौन कौन सी शख्सियात जो हैं उन्होंने ये बात की है, तो उसमें मार्को रूबियो का जिक्र भी है। ये पेपर जमा करवाए हैं कोर्ट के अंदर, किसने? कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुतनिक ने, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट ने, और जो जेमिसन ग्रीर हैं उन्होंने, जो कि उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और सेक्रेटरी स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मार्को रूबियो ने सबमिट किया है अदालत के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, कि भाई ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करवाया है, उनका रोल है, ये तहरीरी तौर पे दिया है, ये कोई प्रेसिडेंट ट्रंप बयान नहीं दे रहे, अदालत में जमा करवाया है उनके आला तरीन हुकाम ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो सीज़ फायर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया। अच्छा, इसी खबर को अब इंडिपेंडेंट ने उठा लिया है। अब मुझे बताएं, देखें बात यह है कि ये क्या मोदी, इनको खुद मेरा ख्याल है अब ये जाने, इनकी दुनिया जाने और ये खुद भुगतें। 45th US ऑफिशियल्स क्लेम, ये अदालत में क्लेम हो रहा है, ये जहन में रखें, ये क्लेम अदालत में हो रहा है कि ट्रम्प टैरिफ्स बॉट चाइना टू टेबल। एक तो चाइना से बातचीत शुरू हुई और फिर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रुक गया, अदालत में क्लेम हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अब इंडियन एक्सप्रेस 44th टैरिफ्स halted पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रॉट चाइना टू टेबल। मुज़ाकरात शुरू हुए। रिपोर्ट ये ऐड कर रही है, उसमें ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है, जिसको कोट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले भी, वो ये है कि भाई उन्होंने अदालत में जमा करवाए हैं ये डॉक्यूमेंटेशन, यानी एफिडेविट दिया है अदालत में उनके 4-5 सेक्रेटरीज ने, कि ये जो उनसे पूछा गया ना कि टैरिफ के ऊपर आपने क्या किया अभी तक, तो उन्होंने आगे से बताया है अदालत को। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर जो नाम है, इसी खबर को फिर इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया, इंडिपेंडेंट ने, पूरी दुनिया ने इसको उठा लिया है। उन्होंने अदालत में ये बताया है कि आप जो कह रहे हैं ना कि टैरिफ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोग चले गए थे कि जी टैरिफ से हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है टैरिफ से। उन्होंने कहा टैरिफ की वजह से एक तो चाइना से मुज़ाकरा शुरू हो रहे हैं, दूसरे देखो मैंने एटमी जंग रुकवाई है। ये मार्को रूबियो समेत सारे लोग, उनके 4-5 सेक्रेटरीज ने अदालत में जमा करवाए हैं। ठीक है, अब बात ये सारी कि इसको ये किस तरह से, अच्छा फिर द हिंदू, अब इनकी अपनी मर्जी है भाई। देखें, अजीत डोवल नहीं गए मॉस्को, अजीत डोवल क्यों नहीं गए मॉस्को? ये द हिंदू 46 इंडिया मूव्स अवे फ्रॉम रशिया,
इंडिया जो है ये 46 लाइट असला लेना इंडिया बंद कर रहा है रशिया से, एंड पाकिस्तान फ्रॉम यूएस। पाकिस्तान तो यूएस से पहले कर चुका है बंद, बहुत अर्सा पहले हमारे F-16 तैयार है, बाकी हमारा तो ऐसा कोई डिफेंस का मामला नहीं चल रहा उनके साथ। हम तो चाइना, तुर्किया, बाकी जगहों पे, और ख़ुद पाकिस्तान का अपना जो सारा सेटअप हमारा जो डिफेंस का है। लेकिन ये जो द हिंदू की रिपोर्ट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको रिपोर्ट को पढ़ें, और इसमें जो है ये अमेरिकन थिंक टैंक्स और बाकी जगहों से बताया गया। दोबारा इसकी हेडलाइन देखें, ये तारीखी हेडलाइन है, इंडिया मूव्स अवे फ्रॉम रशिया, पाकिस्तान फ्रॉम यूएस। पाकिस्तान फ्रॉम यूएस तो ठीक है ना, इंडिया रशिया से चला गया तो इंडिया किधर, अब कहां जाएंगे भाई आप? अमेरिका के पास जाए ना, फिर गोल्डन डोम ले, और गोल्डन डोम अगर नहीं लेना तो हमसे रब्ता करें। देखे ना, ये एक सजेशन है भाई, प्रेसिडेंट ट्रंप दे सकते हैं तो हमें भी तो दिल खोल के भाई हम क्यों नहीं सिक्योर कर सकते? अगर कल को उनकी तहरीकें अमेरिके चलें तो ये उसी कंडीशन के ऊपर मोदी जी जो है वो पाकिस्तान से बात करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो इनकी तजवीज़ पे गौर करेगी और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, और उसके बदले वही जो कंडीशन उन्होंने रखी। मतलब एक अजीब व गरीब बात है कि रशिया से नाराज़ हो गए, ट्रंप से भी नाराज़ है, रशिया से भी नाराज़ है, चीन का नाम नहीं लेते, अच्छा अमेरिका का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान को इधर बोला। वो किधर के तिरंगा यात्रा ये वो शशि थरूर वापस आ रहे हैं पनामा से, क्या किया उन्होंने पनामा में खुदा जाने, तो अमेरिका में क्या किया, उधर क्या किया, वो वापस आ रहे हैं घूम फिर के सैर करके। तो ये है कि देखें, फतह का ऐलान होता है ना, तो वो चाहे 9-10 मई हो, चाहे वो 4 दिन वैसे तो चला था ना, या 10 मई को लें तो 10 मई हो या 28 मई हो, आप खुल के फतह का ऐलान दुनिया के सामने करते हैं। ये छोटे छोटे टीवी चैनलों पे बैठ के उछल कूद करना, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं, और ये बड़ाई होती है कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और उसके बाद फिर गुजारिश करें पाकिस्तान से, क्योंकि रशिया के पास तो जान ही रहे, अमेरिका से फटा चल रहा है, गालियाँ दे रहे हैं आपके वो, उन्होंने रिटर्न दे दिया आज कि ये तो हमने जंगबंदी करवाई है। तो टैरिफ से क्या, पाकिस्तान ने तो कह दिया था टैरिफ का हमारा कोई इशू नहीं है, अमेरिका से पाकिस्तान ने तो कह दिया था, इनका इशू है ना। अब टैरिफ पे डील जब करेंगे जाके तो क्या ये बात सामने नहीं आएगी? तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, लोगों से झूठ बोलना और लोगों से गलत बयानी करना, और फिर ये पाकिस्तान के बारे में जो वहाँ से जुमले अदा किए जा रहे हैं और मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रशिया का मामला भी हल होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान बात होगी, यूरोप को भी अंदाज़ा हो गया है कि ये मामला बड़े संगीनी की तरफ जा रहे हैं और कोई अच्छी खबर आएगी। ये ज़्यादा चल नहीं सकता, ये इन्होंने गोलियां वोलियाँ चलाई हैं ना वहाँ पे, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन ये जो बनाया हुआ था ये खुद ही इसराइल ने, तो वो भी साइड पे फेंक दी है, और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि ये जल्द से जल्द जो है, हूतीज़ ने कहा है कि ये मई का महीना, इसमें 22 हमने इसराइल के ऊपर अटैक्स किए हैं, जिसमें बेंगोरियन और हैफा का ब्लॉकेड और ये सारा कुछ है। तो पेशतर इसके के मामला हाथ से बिगड़े, उम्मीद करते हैं कि ये जल्द जो दुनिया का मीडिया कर रहा है इसके ऊपर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाए, गज़ा के हवाले से भी और यूक्रेन के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदुनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।